आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना जीवन जी रहे होंगे, साथ ही साथ अपने कार्य निष्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की एक नई योजना जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन 2021 के नाम से लॉन्च की गई है, एकीकृत लोकपाल योजना 2021। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो बैंकों से और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लाई गई है, इसके बारे में आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये योजना क्या है। तो जो नई योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी लॉन्च किया है 12 नवंबर को, इस योजना के बारे में जानते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा ही जो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए और उनसे जुड़ी हुई संबंधित जानकारियों के बारे में नए पॉलिसी और गाइडलाइन के लिए जो है रेगुलेटरी बॉडी है भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों की बैंकिंग और फाइनेंसिंग कंपनी जो हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए तेजी से समाधान हो सके, उसके लिए एक नई योजना लेके आई है और उस योजना का नाम दिया है द न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। तो एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के नाम से एक स्कीम आई है। तो ये क्या है स्कीम? व्हाट इज द स्कीम? स्कीम फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवेंसेस in relation to services provided by entities regulated by RBI in expeditious and cost effective manner। तो ये जो योजना है, जो भी ग्राहक की समस्याएं हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, उनको बहुत ही त्वरित और सस्ता मंच प्रदान करने के लिए नई योजनाओं जो है वो उसका सुधार करके एक नई योजना लाई है जिसको बोलते हैं एकीकृत लोकपाल योजना। और इस योजना का उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 नवंबर 2021 को एक रिमोट बटन से किया गया। सो द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 12th November 2021। इट इज a single point of reference for the customer। यह योजना एक सिंगल पॉइंट है ग्राहकों को, ताकि वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकें। टू फाइल देयर कंप्लेंट्स, सबमिट द डॉक्यूमेंट, ट्रैक द स्टेटस एंड प्रोवाइड द फीडबैक। तो एकीकृत लोकपाल योजना एक सिंगल पॉइंट है ग्राहकों के लिए, ताकि वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकें, उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें, अपने शिकायत का स्टेटस जान सकें और अपना फीडबैक दे सकें, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 नवंबर 2021 को की गई। और जो आरबीआई जो है, इनके जो रेगुलेटेड एंटिटी है यहाँ पर जिनके लिए योजना लाई गई है, वो रेगुलेटेड एंटिटी है कौन? वो रेगुलेटेड एंटिटीज जो यहाँ पर जिनके लिए योजना लाई गई है वो हैं बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और पेमेंट ऑपरेटर्स। तो ये तीन जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जहां पर आरबीआई जो है रेगुलेटर है, इनके लिए ये योजना जो है एकीकृत लोकपाल योजना लाई गई। तो आइए जानते हैं इसमें इसके पहले जो ओम्बुड्समैन थे, स्कीम थे, वो कौन से थे। तो इस एकीकृत लोकपाल योजना से पहले 3 योजनाएं जो है संचालित थी और 3 योजनाओं के आधार पर जो शिकायतों का निवारण होता था, और वो 3 योजनाओं को जो है अब मिला दिया गया है, उनको रिपील कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है और तीनों को मिलाकर एकीकृत लोकपाल योजना बनाया गया है। तो जो पहले की 3 योजनाएं थी उनके बारे में जानते हैं। तो पहला योजना तो बैंकों से संबंधित था, वो था द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006। इनकी शुरुआत 1995 में हुई थी और 2006 स्कीम के नाम से जानी जाती थी। तो द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, जो बैंकों में जो ग्राहक हैं अगर उनको शिकायत है किसी प्रकार की सेवा में कमी की, तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाते थे। और जो दूसरी योजना थी वो थी ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए ओम्बुड्समैन स्कीम था वो 2018 में। तो वहां पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जुड़े हुए जो ग्राहक हैं वहां शिकायत दर्ज करते थे। और एक योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया वो था 2019 में,
वो था द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसे डिजिटल इंडिया और डिजिटल बैंकिंग में वृद्धि हुई है, तो उसको देखते हुए 2019 में योजना लाई गई थी द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये 2019 में। तो साथियों ये 3 योजनाओं को जो है एक साथ मिला दिया गया है, इनको रिपील कर दिया गया है और एक योजना लाया गया है और उस योजना का नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। अब ये जो स्कीम्स है ये कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे? तो जो ये स्कीम है वो लागू होगा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स कस्टमर अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो ये जो नई योजना लाई गई है द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, द स्कीम शैल अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स कस्टमर अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो ये योजनाएं जो है ये 3 एक्ट हैं जिनके तहत वो जो सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं उनके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो पहला एक्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, और ये जो रिजर्व बैंक का इंडिया है ये एनबीएफसी के ओम्बुड्समैन के लिए देखा जाता था। मतलब पहले की जो योजना थी जो द ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो रिजर्व बैंक का इंडिया एक्ट 1934 के तहत था। और दूसरा था द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये जो एक्ट था 2019 में जो आया था ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो इसके एक्ट के तहत वो निर्धारित होता था, संचालन होता था। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A सेक्शन के तहत जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना थी उसका जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन की कार्रवाई संचालित होती थी वो अंडर सेक्शन ऑफ 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये जो 3 एक्ट हैं इनके जो प्रोविजंस के आधार पर जो सर्विस प्रोवाइडेड होंगे, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जैसे बैंक है, एनबीएफसीज है और जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, तो ये नई स्कीम जो है वो इसके अंदर काम करेंगे, इस एक्ट के तहत वो काम करेंगे। तो आइए जानते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस नए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स को लाने के पीछे जो उद्देश्य है वो फाइनेंशियल सिस्टम में एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को सुदृढ़ करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दिस इंटीग्रेटेड स्कीम विल रेनफोर्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम में है, जो ग्राहक जुड़े हुए हैं, उनके ट्रस्ट, उनका विश्वास और भरोसा को सुदृढ़ करना इसका मकसद है। और जो बैंक्स और जो सिस्टम प्रोवाइडर्स और जो एनबीएफसी के ग्राहक हैं उनको कॉस्ट फ्री रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना इनका एक मकसद है। तो टू बी कॉस्ट फ्री फॉर द कस्टमर ऑफ बैंक्स एंड मेंबर ऑफ पब्लिक, स्ट्रेंथनिंग द ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, और जो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसको सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है ये लाया गया है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में एक विश्वास और भरोसा जो है वो सुदृढ़ हो सके ग्राहकों का, और उनके शिकायत का जो निवारण है वो बहुत ही सशक्त तरीके से उसका निपटारा किया जा सके। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। योजना को लाने के पीछे जो उद्देश्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 लाया है, ये लाया है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन, वन पोर्टल, वन ईमेल, वन एड्रेस, वन टोल फ्री नंबर। ये सारा चीज जो है एक ही सिंगल पॉइंट पे सभी चीज जो है वो मिल जाए। एक राष्ट्र, एक लोकपाल, एक ही पोर्टल, एक ही ईमेल, एक ही एड्रेस और एक टोल फ्री नंबर उनको असिस्ट करने के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ जो है ये योजना जो है वो लागू किया। और अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, इस योजना में जो वर्ड यूज किए गए हैं, जो डेफिनेशन यूज किए गए हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी, इस योजना के तहत जो अपीलेट अथॉरिटी होंगे वो होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो द अपीलेट अथॉरिटी मीन्स द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अपीलेट अथॉरिटी सेक्रेटरिएट का जो मतलब होगा, रिजर्व बैंक के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो डिपार्टमेंट होगा उसको बोला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी सेक्रेटरिएट। तो अपीलेट अथॉरिटी सेक्रेटरिएट मीन्स द डिपार्टमेंट इन द आरबीआई एडमिनिस्ट्रेशन। तो आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिपार्टमेंट काम करते हैं उन्हें कहा जाएगा अपीलेट अथॉरिटी सेक्रेटरिएट। अब जानते हैं यहाँ पर एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं। तो जो भी ग्राहक है वो कंप्लेंट कर सकते हैं इस योजना के तहत,
और यहाँ पर एथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है एथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, उसका मतलब है अदर देन द एडवोकेट, एडवोकेट के अलावा कोई भी जो एथराइज पर्सन है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन अदर देन एन एडवोकेट, एथराइज पर्सन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और अवार्ड का मतलब है एक अवार्ड जो बैंक ओम्बुड्समैन के द्वारा जो है सुनाया जाएगा, एक फैसला सुनाया जाएगा। तो अवार्ड मीन्स एन अवार्ड पास बाय द ओम्बुड्समैन, तो ओम्बुड्समैन जो निर्णय सुनाएंगे उसको अवार्ड कहा जाएगा। और कुछ डेफिनेशन के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बैंक का मतलब एक बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग करती है वो यहाँ पर बैंक हो गया। और कंप्लेंट का मतलब है एक रिप्रेजेंटेशन जो राइटिंग में या डिजिटल मोड पे कोई ग्राहक देता है तो उसको कंप्लेंट कहा जाएगा। तो बैंक मीन्स ए बैंकिंग कंपनी, कंप्लेंट मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग और एनी डिजिटल मोड। और डेफिशिएंसीज इन सर्विस का मतलब हुआ कि सेवा में कोई कमी पाया गया, कोई अपर्याप्तता पाई गई उनके फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ओम्बुड्समैन जो है वो कौन बनेंगे। तो ओम्बुड्समैन जो है भारतीय रिजर्व बैंक नियुक्त करेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है इस योजना के तहत ओम्बुड्समैन और डेप्यूटी ओम्बुड्समैन नियुक्त कर सकते हैं। ये वर्ड जो है अभी नई योजना में आया है, डेप्यूटी ओम्बुड्समैन। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो एक या एक से अधिक ओम्बुड्समैन या डेप्यूटी ओम्बुड्समैन नियुक्त कर सकते हैं, जिनका टेन्योर जो है 3 साल तक होगा, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। रिजर्व बैंक में अपॉइंट 1 or more ombudsman or deputy ombudsman which tenure should not be exceeding 3 years, जिनकी जो नियुक्ति है 3 साल से ज्यादा ना हो। तो जो ओम्बुड्समैन होंगे वो भारतीय रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर या उसके ऊपर रैंक के होंगे। तो यहाँ पर ये प्रावधान दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन या उससे ज्यादा डेप्यूटी ओम्बुड्समैन नियुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस योजना के तहत एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जिसे सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर का नाम दिया गया है। पहले क्या होता था, 3 योजनाएं थी, तो तीनों योजनाएं अलग अलग थी, तो अलग अलग जगह शिकायत दर्ज की जाती थी। जैसे बैंकिंग लोकपाल योजना थी 2006, तो वहां पर बैंकिंग लोकपाल के एड्रेस होते थे, वहां पर शिकायत भेजी जाती थी या वहां पर वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज की जाती थी। ठीक उसी तरह जो एनबीएफसी के लिए ओम्बुड्समैन स्कीम था, वहां के पते पर जो है शिकायत भेजी जाती थी या उनके वेबसाइट पर दर्ज की जाती थी। और एक योजना थी ओम्बुड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट, तो वहां पर भी एक शिकायत दर्ज की जाती थी उनके एड्रेस पर, और वहां भी एक वेबसाइट पर शिकायत भेजी जा सकती थी। तो ये सब जो है अब एक ही जगह होगा और एक नए विभाग की स्थापना की गई, उसका नाम है सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। और ये सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, यहाँ पर जो है शिकायत दर्ज की जाएगी और यहीं से ही शिकायत जो है सारी चीजें सिंगल पॉइंट पे शिकायत दर्ज की जा सकती है, सबमिट की जा सकती है, और यहाँ पर सारा ट्रैक जो है वो फीडबैक किया जा सकता है। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, कंप्लेंट्स अंडर द स्कीम मेड ऑनलाइन। तो इस स्कीम के तहत कंप्लेंट जो है ऑनलाइन भी बनाए जा सकते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से cms.rbi.org.in। और कंप्लेंट्स जो है ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी भेजे जा सकते हैं, पोस्टल में भी भेजे जा सकते हैं, हैंड रिटन भी भेजे जा सकते हैं, और जो है CRPC@RBI को ही भेजे जाने चाहिए। जो सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है वहां पर वो भेजे जाने चाहिए, तब वहां पर वो शिकायत दर्ज की जा सकेगी। पहले अलग अलग 3 जगह भेजे जाते थे, अब जो है वो शिकायत जो है सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर जो आरबीआई ने डिसाइड किया है वहां पर वो भेजे जाने होंगे। अब बात करते हैं इनके पावर और फंक्शंस के बारे में। तो कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर रिलेटिंग टू डेफिशिएंसीज इन सर्विस कैन बी कंसीडर। तो जो भी शिकायत है सेवा में कमी के लिए शिकायत की जाएगी, तो उनको यहाँ पर कंप्लेंट को जो है कंसीडर किया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी। और इस योजना के तहत कोई अपर लिमिट नहीं है अमाउंट का, देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट इन डिस्प्यूट। विवाद के सिलसिले में कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे 1 रुपए का हो, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, 20 लाख से ऊपर का हो, कितना भी रुपए हो, उसका कोई लिमिट नहीं है विवाद का। तो देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट इन ए
डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जहां पर ये नॉन मेंटेनेबल आप कंप्लेंट होगा, ये कंप्लेंट जो है आप नहीं कर सकते। ऐसे कौन से जो ग्राउंड हैं जहां पर ये मेंटेनेबल नहीं होगा, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जहां पर ये नॉन मेंटेनेबल होगा या यहाँ पर कंप्लेंट नहीं की जा सकती। तो पहला है कॉमर्शियल जजमेंट या कॉमर्शियल डिसीजन ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटेड एंटिटी में क्या, बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हैं। तो इनके द्वारा अगर कोई कॉमर्शियल निर्णय लिया जाता है या कॉमर्शियल डिसीजन लिया जाता है, कोई न्याय किया जाता है, तो वो इसमें नॉन मेंटेनेबल होगा। मतलब बैंक की कोई गाइडलाइन बनी हुई है, पॉलिसी बनी हुई है और उसके आधार पर कोई निर्णय ले जाते हैं तो ये नॉन मेंटेनेबल होगा। ए डिस्प्यूट बिटवीन ए वेंडर एंड ए रेगुलेटेड एंटिटी रिलेटिंग टू एन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक वेंडर और एक रेगुलेटेड एंटिटी जैसे कि बैंक, एनबीएफसी एंड सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, तो यहाँ पर उनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहां पर वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में कोई विवाद है, तो ऐसी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उनकी विवाद जो है अभी सुलझा नहीं है। इसलिए ऐसे केसेस में जो है वो नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा। कहने के तात्पर्य है कॉन्ट्रैक्ट कोई आउटसोर्सिंग किया गया है और दोनों में कोई डिस्प्यूट है वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटी में, और उस डिस्प्यूट की वजह से सेवा में कोई कमी पाई गई और उसकी शिकायत लेके अगर ग्राहक जो है वो इंटीग्रेटेड स्कीम्स में आता है ओम्बुड्समैन में, तो वो नॉन मेंटेनेबल होगा। तो चलिए अब देखते हैं तीसरी बात, ए ग्रीवेंसेस नॉट एड्रेस टू द ओम्बुड्समैन डायरेक्टली। अगर कोई शिकायत है, ग्राहक जो है ओम्बुड्समैन को नहीं भेजा है, तो फिर वो उसकी शिकायत भी सुनी नहीं जाएगी, नॉन मेंटेनेबल होगी। जैसे कि वो चीफ मिनिस्टर को शिकायत किए हैं या किसी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को शिकायत किए हैं या कलेक्टर को शिकायत किए हैं, पीएमओ को शिकायत किए हैं, तो उन शिकायत की मेंटेनेबल नहीं होगा। डायरेक्टली अगर ओम्बुड्समैन को शिकायत की गई है तो वो शिकायत की सुनवाई होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले केस के बारे में, जनरल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी। कोई सामान्य शिकायत बैंक के हायर मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूटिव्स को भेजा जाता है, तो वो शिकायतें जो है नॉन मेंटेनेबल होंगी। सामान्य शिकायत, सामान्य तरीके से शिकायत वो है मेंटेनेबल नहीं होंगी। जैसे कि कोई विवाद है और वो इनिशिएट किया गया है एक रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा और अभी जो स्टैट्यूटरी या लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी के लिए वो कंप्लायंस में है, तो वो नॉन मेंटेनेबल होगा। तो a dispute in which action is initiated by a regulated entity in compliance with the order of statutory or law enforcing authority। तो ऐसे विवाद जहां पर वो एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है एक बैंक के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा और वो स्टैट्यूटरी या लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी की वजह से वो अभी वो कंप्लायंस में है, तो उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर आपने एजुकेशन लोन की सब्सिडी अगर पंच कर दी समय पर और अगर वो पोर्टल अभी खुला नहीं है, जब वो पोर्टल ओपन होगा गवर्नमेंट के इन्फोर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा, तब वो दी जाएगी, कंप्लायंस में है, तो उसको भी नॉन मेंटेनेबल होगा। पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर। अगर ऐसा कोई केस है जो कोर्ट में पेंडिंग है, कोई ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है या कोई आर्बिट्रेटर में है, तो वो भी सुनवाई नहीं होगी, नॉन मेंटेनेबल होगा। अगली बात करते हैं, सर्विस नॉट विद इन द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर डेफिशिएंसीज इन सर्विस की शिकायत मिली है और वो सर्विस जो है रिजर्व बैंक के परव्यू में नहीं आता है, उनके विवेचना क्षेत्र में नहीं आता है, उनके नियंत्रण एरिया में नहीं आता है, तो उस पर भी चर्चा नहीं की जाएगी, वो भी नॉन मेंटेनेबल होगा। अब आइए जानते हैं इस कंप्लेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। तो जो भी लोकपाल में जो शिकायत की जाती है, शिकायत लोकपाल में सीधे नहीं की जा सकती। शिकायत लोकपाल में करने से पहले कंप्लेंट इज टू बी मेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी। तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वहां पर सबसे पहले शिकायत दर्ज करनी जानी चाहिए। जैसे बैंक है तो बैंक में पहले शिकायत करनी होगी। अगर बैंक से शिकायत का जवाब नहीं मिला या संतोषजनक नहीं रहा, तब या बैंक ने रिजेक्ट कर दिया शिकायत को और या कोई रिप्लाई नहीं दिया 30 दिनों के अंदर, वो शिकायत जो है लोकपाल को की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इज द कंप्लेंट इज टू बी मेड एट रेगुलेटेड एंटिटी। इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन आर रिजेक्टेड बाय द रेगुलेटेड एंटिटी आर नॉट रिप्लाइड विद इन 30 days,
then customer can made the complaint at the scheme integrated लोकपाल scheme at Reserve Bank of India। तो आइए जानते हैं कि समय अवधि क्या है, कितने समय तक जो है एक शिकायतकर्ता जो है इस योजना के तहत शिकायत कर सकता है। तो दो कंडीशन है, तो दो तरीके हैं। अगर शिकायत पहले रेगुलेटेड एंटिटी को दी गई है और अगर उनको रिप्लाई मिल गया, तो रिप्लाई मिलने के 1 साल के अंदर जो है वो नई योजनाओं में ओम्बुड्समैन को शिकायत कर सकते हैं। इन 1 ईयर आफ्टर द कंप्लेनेंट हैज रिसीव्ड द रिप्लाई फ्रॉम रेगुलेटेड एंटिटी। तो रेगुलेटेड एंटिटी से जो रिप्लाई मिला है उसके विद इन 1 ईयर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। या कंप्लेंट रिसीव किया और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो उसके 1 साल के अंदर जो है वो शिकायत जो है ओम्बुड्समैन में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा कोई शिकायत का जवाब नहीं दिया गया, तो जवाब नहीं दिया गया तो 1 ईयर एंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई शिकायत की गई और शिकायत का जवाब दे दिया गया, तो जवाब देने के डेट से 1 साल के अंदर। अगर कोई शिकायत मिली और शिकायत का जवाब दे दिया गया लेकिन शिकायत के जवाब से जो ग्राहक है वो असंतुष्ट है, तो जवाब मिलने से 1 साल के अंदर शिकायत कर सकते हैं और लोकपाल में। और अगर कोई शिकायत जो है रेगुलेटेड एंटिटी को किया गया और शिकायत का जवाब नहीं मिला, तो उसके लिए जो है 1 साल और 30 दिन मिल जाता है उस डेट ऑफ कंप्लेंट से। तो ये दो है, इतने समय के अंदर, समय अवधि के अंदर उनको लोकपाल में शिकायत करनी होती है। अब आइए जानते हैं बहुत ही बहुमूल्य चीज पर जो है वो उसका रेजोल्यूशन या उसका रिप्लाई या डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जो रेगुलेटेड एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण चीज है वो चेंजेस हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस। अभी देखिए, पहले इस योजना से पहले 30 दिनों के अंदर शिकायत जो है लोकपाल योजना में दर्ज होने के बाद 30 दिनों के अंदर जो है उसका रेजोल्यूशन जो है सबमिट करना होता था। वर्तमान योजना में इस समय को कम किया गया है और शिकायत दर्ज होने के बाद नई योजना के तहत 15 दिनों के अंदर जो है रेगुलेटेड एंटिटी को अपना जवाब सबमिट करना होगा। तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द कंप्लेंट, मतलब कितना तेज गति से आपको काम करना होगा। के समय सीमा को कम कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। पहले 30 दिनों का समय था, अभी वो 15 दिन कर दिया गया है। तो रिप्लाई of the complaint should be submitted by regulated entity within 15 days from the receipt of complaint। तो ये काफी त्वरित एक निपटारा करना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक में सबमिट करना होगा। अब जानते हैं महत्वपूर्ण चीज, जो अवार्ड, जो निर्णय सुनाएंगे लोकपाल, उसके बारे में, और पावर एंड फंक्शन ऑफ अवार्ड। तो मैक्सिमम कंपनसेशन इस योजना के तहत इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले जो लोकपाल योजना में था वो जो है वो सेम रखा गया है। तो इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन जो रहेगा वो पहले भी 20 लाख था और अभी भी 20 लाख है। द मैक्सिमम कंपनसेशन लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट, द ओम्बुड्समैन शैल हैव द पावर टू प्रोवाइड ए कंपनसेशन अप टू ₹20 lakhs। तो एक कंपनसेशन जो दिया गया है अप टू ₹20 lakhs, जितना लॉस हुआ है कंप्लेनेंट को, जितना लॉस सफर हुआ है कंप्लेनेंट को, उसी के बराबर या मैक्सिमम 20 लाख तक जो है व्हिच एवर इज लोअर वो कंपनसेशन दे सकते हैं। और जितना लॉस हुआ उतना तो उनको देना ही देना है, लेकिन एक कंपनसेशन उसको दे सकते हैं जितना लॉस ऑफ द सफरर, और मैक्सिमम अप टू 20 lakhs। और एक मेंटल हरासमेंट के लिए भी एडिशनल जो है 1 लाख रुपए का जो है वो कंपनसेशन जो है यहाँ अवार्ड सुना सकते हैं लोकपाल। इन एडिशन टू up to ₹1 lakh for the loss of complainant times, expenses incurred and for harassment, mental anguish suffered by the complainant। तो जो मेंटल हरासमेंट और मेंटल एगोनी के केस में भी 1 लाख रुपए तक के मैक्सिमम जो है ये कंपनसेशन अवार्ड के तौर पे दे सकते हैं लोकपाल। तो ये दो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक तो शिकायत का जो निपटारा है वो 15 दिनों के अंदर और उसको तत्काल जो है जमा करने वाली बात है। शिकायत का जो निराकरण करके जवाब जो है भारतीय रिजर्व बैंक में सबमिट करना होगा 15 दिनों के अंदर। और ये महत्वपूर्ण है, 20 लाख मैक्सिमम जो है कंपनसेशन दे सकते हैं और 1 लाख रुपए का जो है मेंटल एगोनी के तहत जो है उनको कंपनसेशन दे सकते हैं। अब अगर कोई अवार्ड सुनाया गया तो उसका कंप्लायंस कैसे होगा? तो जब अवार्ड सुनाया गया तो उसका कंप्लायंस होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंप्लेनेंट। तो जब अवार्ड सुनाया गया तो जिस तारीख को अवार्ड आपको मिला
और उसको एक्सेप्टेंस मिला कंप्लेनेंट से, तो उसके 30 दिनों के अंदर उसको जो है वो आपको कंप्लायंस करना होता है, उस अवार्ड का पालन करना होता है। जो निर्णय सुनाया गया उसका अनुपालन करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो लोकपाल है उनको बताना होता है। अब आइए जानते हैं इसमें अपील की जा सकती है, कैसे अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले स्क्रीन में पढ़ा था कि जो अपीलेट अथॉरिटी होंगे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी हैं। और जब भी निर्णय सुनाया जाएगा, निर्णय सुनाने के बाद, निर्णय की कॉपी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर जो है इसमें अपील की जा सकती है। तो विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड आर क्लोजर ऑफ द कंप्लेंट। तो क्लोजर ऑफ द कंप्लेंट या रिसिप्ट हुआ है जिस तारीख को अवार्ड कम्युनिकेशन का, उसके 30 दिनों के अंदर जो है ये अपील की जा सकती है इस योजना के तहत। और इस योजना का जो अपील है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो वहां पर अपील की जा सकती है। अगर अपीलेट अथॉरिटी ये महसूस करते हैं कि जिनाइन वजह से जो है अपील में और समय उनको दिया जा सकता है, तो एडिशनल 30 डेज का समय वो दे सकते हैं। और उनसे वो एप्लीकेशन लेके, अगर जिनाइन रीजन की वजह से वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने में कहीं समय लग रहा है, तो वो अपील के लिए एक्स्ट्रा 30 डेज जो है वो दे सकते हैं। अदरवाइज अपील कैन बी डन विद इन 13 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड और क्लोजर ऑफ द कंप्लेंट। तो ये अपील के बारे में हुआ। तो आज जो है हम लोग नए बैंकिंग लोकपाल, जो एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से जाना, और इसके अंतिम कड़ी में इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। तो जो ओम्बुड्समैन जो है, जो इस लोकपाल योजना के जो ओम्बुड्समैन है, वो पूरी जानकारी जो है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर साल के 31 मार्च को जो है वो पूरा डिटेल सबमिट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो the ombudsman shall send to the deputy governor reserve bank of india a report as on 31st march every year। तो प्रति साल के 31 मार्च को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, साथ में उनका जो रिव्यू वगैरह सबमिट करेंगे वो 31 मार्च को। तो ये पूरी डिटेल जानकारी थी नए एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में। आशा करता हूं कि आप सरल तरीके से समझ पाए होंगे। इसमें अगर मुख्य बदलाव आप देखे होंगे तो वो ये कि पहले की जो 3 योजनाएं थी लोकपाल की, उनको मर्ज कर दिया गया है, उनको रिपील कर दिया गया है और एक इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना लाया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वो उसके रिप्लाई सबमिट करने के लिए या उसका रिजोल्यूशन करने के लिए जो अवधि है, तो रिजोल्यूशन अवधि जो है वो 15 दिन का रखा गया है। और तीसरा जो बदलाव किया गया वो ओम्बुड्समैन और डिप्टी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति के लिए रखा गया है। तो ये बदलाव के साथ नए इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना जो है 2021 12 नवंबर से पूरे भारतवर्ष में जो है ये लॉन्च कर दिया गया है और 15 तारीख से ये लागू भी कर दिया गया है। आप सभी साथी आज के इस योजना के बारे में जान पाए होंगे और आप जो है बेहतर सेवा हमेशा ही देते हैं और इस बेहतर सेवा को बरकरार रखेंगे ताकि कोई शिकायत ही ना आए, ऐसा मैं आशा करता हूं। क्योंकि न्याय में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। जी हाँ, अगर न्याय मिलने में अगर विलम्ब होता है तो निश्चित मानिए वो अन्याय जैसा है। तो सभी साथियों से मेरी उम्मीद है कि वो बेहतर सेवा के साथ शिकायत अगर कोई मिलती है तो उसका त्वरित निपटारा करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे तमाम साथी जो है बेहतर सेवा देंगे और शिकायत का निपटारा जो है शीघ्र तरीके से करेंगे, ताकि इस नई लोकपाल एकीकृत जो योजना लोकपाल की आई है उसकी सार्थकता जो है वो सही साबित हो सके और उसके उद्देश्य पूर्ति में हम लोग जरूर योगदान करेंगे। और आप सभी साथियों को ये आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।